हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बहुत मज़े के साथ चल रही होगी। हम लोग क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी का देख रहे थे। आज हम लोग लेसन 11, 12 और 13 देखते हुए आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है कि आज क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का नोट्स ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग जब एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे तो क्लास 7 का साइंस मैं स्टार्ट करूँगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन। प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन। जो वस्तु स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जो वस्तु स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे दीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे सूर्य का अपना प्रकाश होता है और वह अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य का अपना प्रकाश होता है और वह अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। जो वस्तु दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती है अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जो वस्तु दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती है अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे चंद्रमा के जो प्रकाश होते हैं वह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं, अर्थात चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होता है। बल्ब, मोमबत्ती भी दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं हैं। बल्ब, मोमबत्ती ये सभी जो हैं दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं हैं, जबकि मेज, कुर्सी ये सभी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। जबकि मेज, कुर्सी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब हम लोग देखेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी किसे कहते हैं। पारदर्शी कहने से ही आशय है कि जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाती है, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाती है, प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, पारदर्शी वस्तु कहलाती है। अर्थात वैसी वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से गमन करता हो, जिससे प्रकाश अंदर गुजर सकता हो, उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे आपने शीशा देखा होगा, शीशा से प्रकाश की जो किरणें होती हैं वह आर पार कर जाती है, तो शीशा एक पारदर्शी वस्तु है। अब है अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं। जैसा कि पारदर्शी वस्तु उसी तरह से अपारदर्शी वस्तु हुआ। जब हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वैसी वस्तु अपारदर्शी वस्तु कहलाती है, अर्थात उस वस्तु से प्रकाश गमन नहीं कर पाती है। अपारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं। जब हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख पाते हैं तो वैसी वस्तु अपारदर्शी कहलाती है, या उस वस्तु से प्रकाश गमन नहीं कर सकती है, अपारदर्शी कहलाती है। जैसे लकड़ी, लोहे की सीट इत्यादि। अब है पारभासी। पारभासी किसको कहते हैं। तो पारभासी कहने से आशय है कि वैसी वस्तुएं
जिससे प्रकाश की कुछ किरण ही आर पार गमन कर सकती है। अर्थात हम वस्तु से आर पार स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, पारभासी वस्तु कहलाती है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सभी पारभासी वस्तु कहलाती है। पारभासी कहने से आशय हुआ कि जैसे आप पारदर्शी में पढ़े थे कि शीशा से प्रकाश गमन कर जाती है, उसी शीशे को अगर हम घिस दें तो उस शीशे से जो है सो प्रकाश पूरी तरह से गमन नहीं कर पाएगी। अर्थात प्रकाश का कुछ अंश आर पार होगा और कुछ नहीं होगा। अर्थात इस तरह की वस्तुएं पारभासी कहलाती है। इस तरह की वस्तुएं क्या कहलाती है? तो पारभासी कहलाती है। अब है दर्पण। दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। छाया कैसे बनती है? मान लिया जाए कि कहीं से कोई प्रकाश आ रही है और वहाँ पे आप किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं तो वह प्रकाश के पथ को अवरुद्ध करता है और इस प्रकार से उस वस्तु की वहाँ पे छाया बन जाती है। अब है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत तथा परिपथ सेल के समूहों को बैटरी कहते हैं। सेल के समूहों को बैटरी कहते हैं। और सेल का क्या काम होता है? सेल जो है सो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल जो है सो सेल के समूह को बैटरी कहते हैं और सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक बात आप जानिएगा कि सेल, अगर हम लोग फिजिक्स की भाषा में सेल पढ़ें तो सेल का मतलब बैटरी होता है, और अगर हम लोग उसी सेल को बायोलॉजी की भाषा में पढ़ें तो उसका मतलब कोशिका होता है। ठीक है, कोशिका होता है। ठीक, और वही अगर कहा जाए, अगर हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में सेल को पढ़ते हैं तो सेल मतलब कक्ष होता है। ठीक है, कक्ष। ठीक है, तो इसी सेल का फिजिक्स में बैटरी, केमिस्ट्री में कक्ष और बायोलॉजी में कोशिका हम लोग पढ़ते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वैसे सेल को कहते हैं जिसका उपयोग हम एक बार करते हैं, दोबारा नहीं, जबकि द्वितीयक सेल को हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो प्राथमिक सेल के अंतर्गत घड़ी की बैटरी और द्वितीयक सेल के अंतर्गत इन्वर्टर की बैटरी आती है। ठीक है, इससे आप यह समझ सकते हैं कि घड़ी की बैटरी को हम लोग एक बार इस्तेमाल करते हैं, दोबारा नहीं, जबकि इन्वर्टर बार बार यूज होता है। प्राथमिक सेल एक ही बार उपयोग में आता है, दोबारा नहीं, और द्वितीयक सेल बार बार उपयोग में लाया जाता है। अब है विद्युत धारा। विद्युत धारा की दिशा जो होती है विद्युत सेल में धन टर्मिनल अर्थात प्लस से ऋण टर्मिनल अर्थात माइनस की ओर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गमन करती है, अर्थात ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर चलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। ठीक है, पहला और दूसरा। पहला में कहता है ये जो विद्युत धारा है उसका जो दिशा होता है वह धन से ऋण की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर गमन करता है। विद्युत धारा
प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। विद्युत धारा जो है सो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। विद्युत धारा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, ना कि खुले परिपथ में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक की है और यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है। और जब तक ये दोनों का परिपथ क्लोज नहीं होगा तब तक इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। अगर यह बीच से, ठीक है, और अगर यह बीच से यहाँ पे अगर हम लोग इसको ये खोल देते हैं, ठीक है, या कहीं से ये वायर कट हो जाता है, ठीक है, तो क्या इसमें विद्युत धारा का गमन होगा? नहीं होगा। यही कहना चाह रहा है इस लाइन में कि विद्युत धारा जो है सो बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, ना कि खुले परिपथ में। अर्थात विद्युत धारा को चलने के लिए एक बंद परिपथ की आवश्यकता होती है, ना कि खुले परिपथ का। अब है चुंबक। चुंबक द्वारा मनोरंजन। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं? जो पदार्थ चुंबक की और आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं? तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आकर्षित होना मतलब उसमें चिपक जाना, आकर्षित होना मतलब उसमें चिपक जाना, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। अब है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे मिट्टी, लकड़ी, ठीक है। तो चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक से चिपक जाता है और अनुचुंबकीय पदार्थ जो उसकी ओर आकर्षित नहीं होता है, बस दोनों में यही अंतर है। अब है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो हल्के रूप से चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जो हल्के रूप से चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जो चुंबक के विपरीत दिशा में गमन करता हो या दूर भागता हो। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब हुआ कि चुंबक के विपरीत दिशा में गमन करता है या चुंबक से दूर भागता है, जैसे हाइड्रोजन, जल, हाइड्रोजन, जल और हवा। हाइड्रोजन, जल और हवा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अब है चुंबक के बारे में और क्या है? कहता है कि यदि चुंबक को गर्म किया जाए या हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिरा दिया जाए तो वह अपना गुण खो देता है। अगर हम किसी चुंबक को गर्म करते हैं या उसे हथौड़े से पीट देते हैं या उसे ऊंचाई से अगर गिरा देते हैं तो चुंबक का चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, ठीक है। एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। चुंबक के दो भाग होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो वही कह रहा है कि चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं उसमें प्रतिकर्षण
और जो असमान ध्रुव होते हैं उनमें आकर्षण, अर्थात नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जबकि अगर नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तो भी यह समय के साथ क्षीण हो जाता है। अगर हम चुंबक का उचित रखरखाव नहीं करेंगे तो भी चुंबक अपना गुण खो देता है। इसीलिए छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। अगर किसी चुंबक को रखना है तो उसके असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए, उससे उसका चुंबकत्व बना रहता है, अर्थात साउथ को नॉर्थ के साथ या नॉर्थ पोल को साउथ पोल के साथ रखा जाना चाहिए। अब है नाल चुंबक। नाल चुंबक की आकृति कैसी होती है? तो नाल चुंबक यू आकार का होता है। नाल चुंबक की आकृति कैसी होती है? तो नाल चुंबक की आकृति यू आकार की होती है। चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिकल सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। लोहा का एक प्रमुख अयस्क जो है सो कौन है? हेमेटाइट। ठीक है, लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट भी लोहा का ही अयस्क है, लेकिन लोहा का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। और मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है, जो एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। अब हम लोग पहुंच गए लेसन 14 और 15। आज क्लास 6 का साइंस का एनसीईआरटी का नोट्स जो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं आज खत्म हो जाएगा, और हम लोग अगले वीडियो में एक नए नोट्स के साथ क्लास 7 के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। जल। तो जल के बारे में क्या कहता है? जल अर्थात पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है जल से कितनी घिरी हुई है? तो 2/3 भाग जल से हमारी पृथ्वी घिरी हुई है। समुद्र व महासागरों के जल के खारापन, अर्थात खारापन का मतलब हुआ लवणीयता के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि समुद्र में अथाह पानी है, महासागरों में पानियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या हम उस जल को उपयोग कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? तो उसका जो खारापन होता है, उसकी जो लवणीयता होती है, इस कारण से हम लोग समुद्र के जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ना तो हम इसे पीने के लिए, ना तो इसे कृषि के लिए, ना तो इसे उद्योग के लिए, ना इसे घरेलू उपयोग, कहीं भी समुद्र या महासागर का पानी उपयोग में नहीं आ सकता है। और देखिए यहाँ पे एक जल के चैप्टर में एक पंक्ति है, ठीक है ना, और ये पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। ये जो पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं, यह जो है सो किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो है सो कविता का नाम है राइम ऑफ द अनशिएंट मैरिनर। इस कविता
कि जो ये जो कविता की पंक्ति है उस कविता का क्या नाम है? तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इस कविता का नाम है। और इस कविता को जो लिखा गया है उस कवि का क्या नाम है? तो एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज ने 1798 में एक कविता लिखी। एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में एक कविता लिखी गई, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसकी एक पंक्ति इस प्रकार से है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। तो ये जो पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं, यह जल चैप्टर का पंक्ति है और ये क्लास 6 का है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं तापमान कम जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं ताप क्या होता है? घटता जाता है। ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप घटता जाता है। अब हम लोग वायु के बारे में पढ़ेंगे। वायु स्थान घेरती है, वायु का कोई रंग नहीं होता, वायु पारदर्शी होता है, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। यह किस प्रकार का मिश्रण है? तो यह एक समांग मिश्रण है। वायु को हम अनुभव कर सकते हैं, वायु को हम देख नहीं सकते। ये सभी पंक्तियां वायु के बारे में है। अब है आगे, नाइट्रोजन वायु का लगभग 4/5 भाग घेरता है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 4/5 भाग है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा शेष भाग में आर्गन, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसें होती है और इसमें धूलकण भी शामिल होते हैं। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आर्गन, जलवाष्प, अन्य गैस और धूलकण शामिल होते हैं। अब है कचरा संग्रहण एवं निपटान। कचरा संग्रहण एवं निपटान। भड़ाव क्षेत्र वह स्थान है जहां शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्रित करके पाटा जाता है। भड़ाव का मतलब क्या कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े नगरों में जहां गड्ढे होते हैं वहां जो है सो कचरे को एकत्रित करके उन्हें भर दिया जाता है। वही क्षेत्र भड़ाव क्षेत्र कहलाता है। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतुओं के अवशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। कंपोस्टिंग किसको कहते हैं? तो हमारे जो रसोई घर के जो अपशिष्ट होते हैं, पौधे एवं जंतुओं के जो अपशिष्ट होते हैं, उन्हें जो खाद में बदला जाता है कंपोस्टिंग कहलाता है। उन्हें जो खाद में बदला जाता है क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुआ द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या हुआ? तो रसोई घर के जो कचरे होते हैं उसको कृमि या लाल केंचुआ द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तन करना ही वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ और हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे और क्लास 7 की शुरुआत होगी। क्लास 6 का जो मैंने नोट्स बनाया था वो आज समाप्त होता है।
और हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।